स्वागत है आप सभी का ग्लोबल आईटी यूट्यूब चैनल पे। बच्चों ये क्लास इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक के सेकेंड ईयर वाले बच्चों के लिए होने वाली, ठीक है भाई, सेकेंड ईयर के लिए। इससे पहले की जो भी वीडियो है वो वीडियो आप लोग चाहें तो ग्लोबल आईटी यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट पे जाइए, वहां पे वीडियो क्रम से लगाई गई है, आप लोग आसानी से वीडियो देख सकते हैं और पीडीएफ भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं इस वेबसाइट का यूज करके www.globaliti.org। और इस वेबसाइट पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट देने की भी सुविधा है। आप टेस्ट चाहे जितनी बार दे सकते हैं, आप लोग आसानी से टेस्ट भी इस वेबसाइट पे दे सकते हैं। चलो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हमारा पहला क्वेश्चन है कि मल्टीमीडिया जो है, मल्टीमीडिया में किस वीडियो प्रारूप का उपयोग किया जाता है। मल्टीमीडिया में किस वीडियो प्रारूप का यूज किया जाता है। फॉर्मेट क्या होता है वीडियो का। वीडियो का फॉर्मेट देखो, यहाँ पे आपको दिया हुआ है एक MP3 जो दिया हुआ है, MP3 किसका फॉर्मेट है। MP3 आपका ऑडियो का फॉर्मेट है भाई। MP3 क्या होता है, MP3 में केवल आप गाना सुन सकते हैं। जो आप गाना सुनते हो मोबाइल से, वो आप केवल गाना ही सुन सकते हैं MP3 फॉर्मेट में, और आप वहां पे कोई वीडियो नहीं देख सकते, ठीक है। एक है आपका JPEG क्या है, JPEG बस इमेज का फॉर्मेट है। इमेज का फॉर्मेट है मतलब कि आप केवल इसमें इमेज देख सकते हैं, इमेज का फॉर्मेट। और इमेज के फॉर्मेट क्या क्या होते हैं, और आपका एक PNG होता है और आपका एक होता है JPG। तो ये सभी इमेज के फॉर्मेट है। वीडियो का फॉर्मेट कौन सा है इनमें से, वीडियो का फॉर्मेट आपका डी ऑप्शन है, ऑप्शन डी MPEG फर्स्ट, ये आपका वीडियो का फॉर्मेट है। तो यहां से इस बात को ध्यान रखिएगा आप लोग कि MPEG वीडियो का फॉर्मेट होता है, और MP3 ये तो सबको पता होगा कि MP3 ऑडियो का फॉर्मेट होता है। चलो बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा कि CDMA संचार प्रणाली का लाभ क्या है। CDMA संचार प्रणाली जो होता है उसका लाभ क्या है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे CDMA का फुल फॉर्म देख लो। CDMA का फुल फॉर्म क्या होता है, कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। ऐसे ही आपका एक होता है FDMA का फुल फॉर्म क्या होगा भाई, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, ठीक है। और एक आपका होता है और TDMA, ये इसका फुल फॉर्म क्या होता है, टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, ठीक है। ये जो आपका TDMA और FDMA है ये CDMA से बिल्कुल अलग है। ये CDMA एक अलग सिस्टम है और FDM और TDM ये GSM सिस्टम का पार्ट है, ठीक है भाई। तो इन दोनों को एक ही में इसके साथ मर्ज मत कर दीजिएगा, बस फुल फॉर्म एक जैसा है, इसलिए मैं तीनों को एक साथ लिख दिया हूं, ताकि आप लोग केवल इतना याद रखना कि इसमें C का कोड लिख देना है, बाकी सब सेम है। इसमें F का फ्रीक्वेंसी लिख देना है, बाकी सब सेम है। और इसमें T का टाइम लिख देना है, बाकी सब सेम। इसलिए मैं तीनों को एक साथ लिख दिया हूं। बाकी ये दोनों अलग हैं और CDMA अलग है। CDMA का सबसे बढ़िया फायदा यह है कि CDMA जो है, CDMA में हमें बहुत अच्छी आवाज सुनाई देती है, मतलब आवाज एकदम हमारी क्लियर कट होती है। और इसमें जो फोन का सिस्टम होता है, कॉलिंग सिस्टम जो होता है, कॉलिंग सिस्टम भी बहुत बेहतरीन होता है GSM सिस्टम के अपेक्षा। जो हमारा GSM सिस्टम है उसके अपेक्षा CDMA सिस्टम में कॉलिंग सुविधा भी अच्छी होती है, और हमारा जो आवाज है, आवाज भी क्लियर कट आता है। बस इसका यूज इसलिए अब नहीं किया जा रहा है कि इसमें अलग अलग सिम हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं। इसमें एक बार जो इंस्टॉल किया गया सिम बस वही रहेगा, इसमें अलग अलग सिम हम लोग यूज नहीं करते हैं। इसमें एक और फायदा है कि ये सिक्योरिटी पर्पज से ये ज्यादा बेहतरीन है आपके GSM के अपेक्षा। इसमें सिक्योरनेस ज्यादा रहती है CDMA में, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन C बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है कि CDMA मोबाइल संचार में कौन सा खंड संकेतन के लिए कार्य करता है। देखो भाई यहाँ पे बात किया है कि इसमें कौन सा ऐसा संकेतन है जो नैरो बैंड को स्प्लिट बैंड में या वाइड बैंड में चेंज करेगा। नैरो मतलब क्या होता है, पतला। तो पतली बैंड जो है आती है
उस पतली बैंड को चौड़ी बैंड में चेंज करने वाला कौन सा इसमें संकेतक या इंडिकेटर है, वो होता है आपका स्प्रेडर। वो होता है आपका स्प्रेडर। मतलब कि जो पतली चीज आ रही है, पतली बैंड जो आ रही है या पतली फ्रीक्वेंसी सिग्नल आ रही है, उनको ज्यादा दूर तक फैलाने के लिए हम लोग स्प्रेडर का यूज करते हैं। स्प्रेडर अक्सर जो हमारे टावर लगे होते हैं, टावर पे स्प्रेडर लगे होते हैं, ताकि वहां से अलग अलग ज्यादा मतलब कि अलग अलग डायरेक्शन में ज्यादा दूर तक फ्रीक्वेंसी को या फिर ये कि रेडिएशंस को ज्यादा दूर तक फैलाया जा सके, तो वहां पे भी स्प्रेडर लगाते हैं हम लोग। यहाँ पे ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चल अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है कि सीडीएमए में देखो भाई, ये सीडीएमए में एक ब्रस्ट एरर आती है। ब्रस्ट एरर को खत्म करने का एक मेथड है, उसका नाम है आपका इंटरलीविंग मेथड। इसको बस याद कर लेना कि ब्रस्ट एरर जो आती है, ब्रस्ट एरर को खत्म करने का या ब्रस्ट एरर को कैसे खत्म किया जा सकता है, उसके प्रभाव को कम किया जा सकता है इंटरलीविंग मेथड के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है कि सेल फोन संचार में कॉलर्स के ऑडियो संदेश किस सुविधा को सपोर्ट करते हैं। तो आप लोग जब फोन करते हो किसी को, तो यदि मान लो कि उसका फोन बंद आता है, तो क्या कहता है आपसे कि वॉइस मैसेज छोड़ने के लिए, यही बोलता है ना, या वॉइस मेल करने के लिए आप ये दबाएं, और ये दबा के फिर आपको जो रिकॉर्ड करके भेजना है वो भेज दीजिए। तो वो क्या होता है, वो होता है आपका वॉइस मेल। क्या होता है भाई, वॉइस मेल होता है। वॉइस मेल छोड़ने के लिए कृपया स्टार दबाएं, हैश दबाएं, ऐसे करके बोलता है ना, जब आपका फोन किसी सामने वाले पर्सन का फोन नहीं लगता है, तो वहां पे होता है वॉइस मेल। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट। चल अगला क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट है कि कौन सी सर्किट आवृत्ति होपिंग तकनीकी का उपयोग करती है। देखो भाई, होपिंग तकनीकी जो है, होपिंग टेक्निक जो है, ये होपिंग टेक्निक सबसे बेहतरीन सिक्योरिटी देती है। सबसे बेहतरीन आपका सीडीएमए, जीएसएमए और होपिंग, तीनों में सबसे बेहतरीन है सिक्योरिटी पर्पस से आपका होपिंग टेक्निक। होपिंग टेक्निक हम लोग अक्सर मिलिट्री में ही यूज करते हैं, क्योंकि भाई मिलिट्री में हमें ज्यादा सिक्योरनेस चाहिए। मिलिट्री में जो भी बात हो रही है वहां पे वो बात लीक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अक्सर जो भी मिलिट्री का बेसिन होता है, बेस होता है, वो किसी बॉर्डर के किनारे ही बनाया जाता है, और वहां पे थोड़ा सा भी यदि इधर उधर हुआ तो आप जो बात इधर कर रहे हो वो कहीं बॉर्डर के उस पार कोई सुन लिया, थोड़ा सा भी कोई जैमर लगा के या थोड़ा सा भी कोई टेक्निक यूज करके, तो फिर वहां पे सारी की सारी बातें एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे, या फिर ये कि एक बहुत ज्यादा ही नुकसान हो जाएगा। क्योंकि भाई बहुत सारी गोपनीय बातें होती हैं कि हमें कहाँ टैंकर लगाना है, कहाँ कितने हमें बारूद रखने हैं, कितने हमें हथियार रखने हैं, ये सारी चीजें यदि बगल वाला पा गया तो फिर तो तुरंत धावा बोलेगा ना। तो यहाँ पे ऑप्शन बी एकदम करेक्ट हो जाएगा कि होपिंग टेक्निक हम लोग मिलिट्री में यूज करते हैं। ठीक है ना। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा कि सीडीएमए प्रणाली में एनकोडर का उद्देश्य क्या है। सीडीएमए प्रणाली में एनकोडर का उद्देश्य क्या है भाई। सीडीएमए प्रणाली जो है, इसमें एनकोडर का क्या उद्देश्य रहता है, बस इतना ही आपको बता देना है कि सीडीएमए में क्या रहता है। तो इसका बस एनकोडर का जो काम है, देखो एनकोडर एक तरह से ये आप ऐसे कह सकते हो कि मान लो कि आप व्हाट्सएप पे मैसेज टाइप करके किसी दूसरे को भेज रहे हो, तो आप क्या हो, आप एक इनकोडर हो। आपने जो मैसेज भेजा वो क्या है, इनकोडर है। और जब वो सामने वाला पर्सन उस मैसेज को पढ़ लिया तो वो क्या किया, वो इसको डिकोड किया है। वो क्या किया है, उसको डिकोड किया है। ठीक है। तो ठीक उसी तरीके से सीडीएमए में इनकोडर का क्या काम होता है। सीडीएमए में इनकोडर का काम ये होता है टू बिल्ड रिडंडेंसी इनटू सिग्नल। क्या, सिग्नल को अतिरेक का निर्माण करना। ठीक है, बस यही काम होता है आपके इनकोडर का। इनकोडर एक तरह से ये कहिए कि मान लीजिए कि दो फ्रीक्वेंसी है या दो सिग्नल है, या फिर ये कहिए कि दो अलग अलग तरह के लैंग्वेज है। ठीक है, उन लैंग्वेज को एक साथ मर्ज करके फिर मशीन को या फिर जो भी हमारी डिवाइस है उस डिवाइस को देना। और डिकोडर का काम ये होता है कि जो इनकोड किया हुआ सिग्नल है या जो इनकोड किया हुआ फॉर्मेट है, उस इनकोड को डिकोड करेगा, या फिर ये कहिए कि उसको
नॉर्मल या फिर ये कहिए कि पढ़ने योग्य बनाएगा डिकोडर। ठीक है, तो ये होता है इनकोडर और डिकोडर का काम। यहाँ पे सीडीएमए प्रणाली में इनकोडर का काम यह है टू बिल्ड रिडंडेंसी इनटू सिग्नल। ठीक है, चल अगला क्वेश्चन देखो, कौन सी प्रणाली जीएसएम नेटवर्क के रख रखाव को सपोर्ट करती है? जीएसएम नेटवर्क, देखो यहाँ पे बात कर लिया ना जीएसएम की, जीएसएम का फुल फॉर्म क्या होता है? पहले तो जीएसएम का फुल फॉर्म बता दीजिए। जीएसएम का फुल फॉर्म क्या होता है भाई? ग्लोबल सिस्टम ऑफ मोबाइल कम्युनिकेशन। जीएसएम का फुल फॉर्म यही होता है ना, इसमें तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी जीएसएम का फुल फॉर्म में। अब आपसे पूछा क्या है? आपसे पूछा है कि विच सिस्टम सपोर्ट द मेंटेनेंस ऑफ जीएसएम नेटवर्क। जीएसएम नेटवर्क के मेंटेनेंस को सपोर्ट करने वाला कौन सा इसमें से सिस्टम है? तो जीएसएम को सपोर्ट करने वाला आपका ऑपरेशनल सपोर्ट सिस्टम होता है। जीएसएम को सपोर्ट करने वाला ऑपरेशनल सपोर्ट सिस्टम होता है। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा कि हाउ द जियोग्राफिकल एरिया अंडर वन बेस स्टेशन विद अ सिंगल ट्रांसमीटर एंड रिसीवर इज रिफर्ड। देखो, जो आपका एरिया होता है, जो आपका भौगोलिक एरिया होता है, वो कैसे बटा होता है? वो हेक्सागोनल सेल्स में ऐसे बटा होता है ना, हेक्सागोनल सेल्स में ऐसे बटा होता है। हेक्सागोनल सेल्स ये कुछ इस तरीके का होता है भाई, रुक जाओ, कुछ इस तरीके से बटा होता है ये। ठीक है, और ये एक जो छोटे छोटे एक जो मैं बना रहा हूं, ये क्या है भाई? ये आपके सेल्स हैं। ये क्या है? ये सेल है। ठीक है, ये हेक्सागोनल में या फिर आपका सर्कुलर में बटा होता है। इसी तरीके से पूरा एरिया कवर होता है। तो आपसे ये पूछा है कि एक ट्रांसमीटर और रिसीवर के साथ एक बेस स्टेशन के तहत भौगोलिक क्षेत्र को कैसे संदर्भित किया जाता है? तो भौगोलिक क्षेत्र को संदर्भित करने के लिए हम लोग ये देखते हैं कि किस सेल से सिग्नल मिल रहा है हमें। भाई एक मान लो कि एक कोई बड़ी सिटी है, एक सिटी मान लो बनारस है, तो बनारस में कई सारे टावर्स लगे होंगे। तो सारे टावर्स को हम लोग क्या कहते हैं? जो भी मतलब मान लो कि यदि 10 टावर या 11 टावर लगे हैं तो 11 सेल्स हम लोग मान लेते हैं कि 11 सेल्स यूनिट लगी हुई हैं। ठीक है, अब किस सेल्स से हमें रेडिएशन मिल रहा है, हमारे मोबाइल पे किस सेल से रेडिएशन मिल रहा है, इसी से हमारी जियोग्राफिकल पोजीशन कंफर्म की जाती है। ठीक है, कि भाई जो भी आपके टावर्स लगे हैं उन सारे टावर्स का एड्रेस तो रहता है उसके पास, बीएसएम के पास। ठीक है, या फिर जो भी हमारा नेटवर्क प्रोवाइडर है उसके पास रहता है। अब वो केवल ये पता लगा लेगा कि ये किस सेल से रेडिएशन आ रही है, तो तुरंत वहां का जियोग्राफिकल पोजीशन पता चल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये जो छोटे छोटे सेल्स हैं, इन सेल्स की वजह से हमें जियोग्राफिकल पोजीशन का पता चलता है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि जो IMI नंबर है, वो IMI नंबर लगभग कितने नंबर का होता है? ये थोड़ा थोड़ा वेरी करता है हर एक मोबाइल में, लेकिन जनरली ये 16 डिजिट का होता है। जनरली ये 16 डिजिट का होता है। और ये जो 16 डिजिट है ये कई पार्ट में बटे होते हैं। तो जो लास्ट का 6 डिजिट होता है, वो लास्ट का 6 डिजिट क्या है, वो किसको रिप्रेजेंट करता है? स्टार्टिंग का 6 डिजिट किसको रिप्रेजेंट करता है? फिर बीच का जो 2 डिजिट है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? लास्ट का जो 2 डिजिट है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? इस चीज को समझ लीजिए थोड़ा सा। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि लास्ट का जो कोड है वो किसको दर्शाएगा? लास्ट का जो कोड है वो किसको दर्शाएगा? तो देखो, जो आपका ये यहाँ पे टोटल कितना वर्ड दिया हुआ है, पहले तो ये काउंट कर लो। यहाँ 6 हो गया, 6 4 10, 10 3 13, केवल 13 ही वर्ड यहाँ पे दिए हुए हैं। ठीक है, तो देखिए ये जो शुरू के 6 वर्ड होते हैं ना, जो शुरू के 6 वर्ड होते हैं, शुरू के 6 वर्ड आपके TAC कोड कहलाते हैं। TAC या फिर टाइप एलोकेशन कोड कहलाते हैं। बस आपको नाम याद रखना है, क्या? TAC कोड, शुरू के 6 डिजिट TAC कोड कहलाते हैं। ठीक है, फिर बीच में आपके 2 कोड होते हैं। मान लो कि मैं यहां से लिख दे रहा हूं एक 16 डिजिट का कोई नंबर, 8 3 5 2 6
5 हो गया ना, 7 3 2 1 9 8 4 3 कितना हो गया 4 4 8 4 12 4 इधर लिख दे रहा हूं, इधर लिख दो 5 3 5 4। ठीक है, तो शुरू के जो 6 डिजिट होते हैं, इन 6 डिजिट को हम लोग कहते हैं टीएसी कोड। टीएससी कोड, टीएससी का फुल फॉर्म क्या है, टाइप एलोकेशन कोड। ठीक है, फिर ये जो बीच के दो डिजिट होते हैं इनको हम लोग कहते हैं एफएससी कोड। एफएससी कोड मतलब फाइनली असेंबल कोड, फाइनली असेंबल कोड। ठीक है, अब जो हमारे इसके बाद जो 6 डिजिट होते हैं, इसके बाद के जो 6 डिजिट होते हैं, ये 6 डिजिट 4, हाँ ये हो गए 6 डिजिट। ये इसमें 17 मैं नंबर लिख दिया हूं क्या, चलो एक नंबर को मैं डिलीट कर दे रहा हूं यहाँ पे। ठीक है, तो जो ये 6 डिजिट होते हैं ये होते हैं आपके एसएनआर नंबर। एसएनआर नंबर मतलब सीक्वेंस नंबर होते हैं। ठीक है, और जो लास्ट का 2 डिजिट होता है ये बताता है सॉफ्टवेयर अपडेट को, सॉफ्टवेयर वर्जन नंबर बताता है। ये क्या बताता है, ये एसबीआर। एसबीआर बोले तो सॉफ्टवेयर वर्जन, एसबीएन, सॉरी एसबीएन, सॉफ्टवेयर वर्जन नंबर। ठीक है, तो यही आपसे पूछता है कि जो लास्ट का 2 डिजिट होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, तो वो एसबीआर सॉफ्टवेयर, एसबीएन सॉफ्टवेयर वर्जन नंबर को रिप्रेजेंट करता है। यहां पे आपसे पूछा है कि तीसरे समूह द्वारा क्या दर्शाया जाता है, तो तीसरे समूह द्वारा ये देखिए जो आपका एसएनआर है ना, एसएनआर भाई पहला दूसरा तीसरा, तीसरा समूह यही है ना, इसका मतलब है सीक्वेंस नंबर, सीक्वेंस नंबर को दर्शाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन देखो यार, ऑप्शन सीक्वेंस तो यहाँ पे कहीं दिया नहीं है, यहाँ पे कहीं सीक्वेंस तो नहीं दिया है ना, सीक्वेंस यदि नहीं दिया है तो कोई बात नहीं, क्रमांक तो दिया है ना, क्रमांक दिया है, आपका सीरियल दिया हुआ है यहाँ पे, तो ऑप्शन बी एकदम करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये IMEI नंबर को काफी अच्छे से आप लोग समझ पाए होंगे और एकदम अच्छे से आपको ये क्लियर हो गया होगा कि हाँ जो 16 डिजिट है ये 16 डिजिट का क्या क्या मतलब है। देखिए भाई ये हर एक मोबाइल में अलग अलग होता है, जैसे आप मोटरोला के मोबाइल आपके पास है तो उसमें 14 डिजिट का IMEI नंबर होता है, किसी मोबाइल में 15 डिजिट का होता है, किसी मोबाइल में 17 नंबर का होता है। लेकिन इस समय कॉमनली मतलब ये कहे कि या फिर ये स्टैंडर्ड का, ये तो स्टैंडर्ड इसका ये है कि ये 16 डिजिट का होता है। ठीक है, और जनरली जो भी इस समय मोबाइल आ रही है उसमें 16 डिजिट का ये नंबर रहता है। बाकी 16 का मैं एक तरह से ये कहे कि पोस्टमार्टम कर दिया हूं, देखो कैसे पोस्टमार्टम किया हो। जो टीएससी है, टीएससी कितना है भाई, टीएससी कितने नंबर का होता है, 6 नंबर का होता है। ठीक है, ये 6 हो गया। बाकी जो एफएससी है, एफएससी कितने नंबर का है, ये 2 नंबर का है। ठीक है, एसएनआर की वैल्यू कितनी है, एसएनआर की वैल्यू 6 है, और एसवीएन की वैल्यू कितनी है, एसवीएन की वैल्यू कितनी है, 2 है। तो सबको ऐड करो तो कितना हो जाएगा, ये 6 प्लस मैं थोड़ा सा कलर दूसरा ले रहा हूं, ये 6 हो गया, फिर ये 2 हो गया, प्लस 2 प्लस ये 6 ले लिया मैं, प्लस 6 और प्लस ये 2 ले लिया, प्लस 2, ये जोड़ो सबको कितना हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा। तो ये 16 डिजिट का आपका हो गया IMEI नंबर। ठीक है, IMEI नंबर 16 डिजिट का हो गया। इतनी बात क्लियर हो गई होगी, आपके IMEI का एकदम पोस्टमार्टम हो गया। ठीक है, चलो।